किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में कई सारे जो है समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि आजकल जो है हरियाणा प्रदेश में भी पशुओं में, खासकर कि गोवंश में लंपी वायरस बड़ी तेज़ी से फैलने लग रहा है और लगभग इस बीमारी ने हरियाणा प्रदेश की भी लगभग 500 गांव तक ये बीमारी फैल चुकी है और लगभग 8000 या उससे भी ज़्यादा जो गोवंश है वो इससे प्रभावित हो चुका है। और जो पशुपालक भाई हैं वो इस समस्या से निजात किस तरह पावें, इस रोग के लक्षण के हैं, उसके कारण के हैं और इससे किस तरह बचाव कर सके हैं, इस विषय पे हमने बातचीत की डॉक्टर जसबीर सिंह पवार जी से, जो कि उपमंडल अधिकारी है पशुपालन विभाग थानेसर में। तो उन्होंने किसान भाइयों को संदेश भी दिया है और पशुपालक भाइयों को कहा है कि जो है इस बीमारी के बारे में जानकारी होना, जागरूकता होना ज़रूरी है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे जो हमने बातचीत की उसको हम अपने जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, उन सबके साथ साझा करें। आओ सुनो या बातचीत। हरियाणा प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तरह पशुओं में लंपी बीमारी कई जिलों में तेजी से फैल रही है और इस बीमारी के बारे में किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को जानकारी देने के लिए और किसान भाइयों को सतर्क करने के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर जसबीर सिंह पवार जी से। आप उपमंडल अधिकारी पशुपालन विभाग थानेसर में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी आजकल जो पशुओं में आई है लंपी, ये बीमारी है क्या? किसान भाई को एक बार आप बताएं कि बीमारी है क्या लंपी? इसमें जो लंपी मच्छर जी और हम बात करते हैं कीचड़, वो माध्यम है इस बीमारी को एक रोगग्रस्त पशु से स्वस्थ पशु तक उस वायरस को ले जाने के लिए। जी जी। तो हमें क्या है, हमें हमारा जो पशुपालक भाई है वो जो जहाँ पर पशु बांध रहता है उस बाड़े को बिल्कुल साफ सुथरा रखे। मक्खी, मच्छर और कीचड़ का कम करने के लिए आप अलग अलग तरह के आप इंतजाम कर सकते हैं। मक्खी मच्छर की बात करते हैं, जो ये मौसम है इस मौसम में हम मच्छरदानी लगा सकते हैं मच्छरों के लिए। और मक्खियों की बात करते हैं, हम पशु बाड़े को बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा रखें और फिनाइल वगैरह से हम पशु बाड़े को रेगुलर इंटरवल पर साफ करते रहें, जिससे कि मक्खियां और मच्छर हमारे बाड़े के अंदर कम से कम हो। इनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अगर कुछ इस तरह की समस्या या इन दिनों में तो जरूर रखें, क्योंकि ये बीमारी पता नहीं कब किस जानवर के पास आ जाए, तो साफ सफाई का ध्यान तो जरूर रखें सारे पशुपालक। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जो ये इस रोग की बात करते हैं, लंपी स्किन डिजीज की बात करते हैं, ये जो गर्म मौसम है और नमी वाला मौसम है जी डॉक्टर साहब, इसके अंदर ज्यादा संक्रमण की को रिपोर्ट किया गया है। संभावना ज्यादा रहती है। मक्खी, मच्छर और कीचड़ इस मौसम में ज्यादा मिलते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, वैसे ही इस रोग का प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम एक बात और मैं इसमें वो करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जो पशुपालक साथी हैं, यदि किसी तरह की पशु के शरीर पर गांठें बन जाएं तो, और गांठें बनने के बाद कहीं कन्फर्म भी हो जाता है कि ये लंपी स्किन डिजीज है, तो उससे पशुपालक साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कि समय पर जो अभी बातें मैंने चर्चा भी की है कि किस तरह से हम साफ सफाई रखें, मक्खी, मच्छर और कीचड़ों से अपने पशु का नियंत्रण रखें। हाँ, इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें
मृत्यु दर है वो बहुत कम है, 1 से 5% के आसपास इसकी मृत्यु दर है। तो मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता जिन पशुओं में कम है किसी बीमारी की वजह से, या कई बार हमारे जो पशु छोटे होते हैं, बछड़े बछड़ी की बात करते हैं, कचड़े कचड़ियों की बात करते हैं, तो उनके अंदर भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो यदि प्रतिरोधक क्षमता कम है तो, और ये लंपी स्किन डिजीज है, तो दूसरी बीमारियां भी लगने के आसार रहते हैं, जिससे कि मृत्यु दर बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसमें यदि कोई पशु प्रभावित भी हो जाता है, यदि हम उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनाए रखते हैं, यदि उसको खाने के लिए पौष्टिक आहार, संतुलित आहार दिया जाए, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रह जाती है। तो सर इसमें एक चीज और, क्या ये जो बीमारी है ये हर वर्ग के जो या उम्र के जो पशु है उनको होने की संभावना है, या इसमें कोई जैसे बच्चे हैं उनमें ज्यादा है, या जो प्रौढ़ बुजुर्ग है उनमें ज्यादा संभावना है इस बीमारी की? यदि हम बात करते हैं, आयु की बात करते हैं, जी डॉक्टर साहब, तो आयु की बात करते हैं तो उसमें सभी प्रकार की आयु के जो पशु है वो एक बराबर तौर से प्रभावित रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो छोटे पशु हमारे बछड़े बछड़ी है उनको ज्यादा ये बीमारी प्रभावित करती है। सभी आयु वर्ग के जो पशु है उनको प्रभावित एक तरह से करेगी। और इसमें जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे कि गोवंश को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, और हाँ बिल्कुल, गोवंश में भी यदि हम नस्ल की बात करते हैं, जो हमारी विदेशी व संकर नस्ल है वो ज्यादा प्रभावित रहती है। जी डॉक्टर। अच्छा, इनकी वही है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा कम है तो उनके ऊपर इसका असर होने की संभावना ज्यादा रहेगी डॉक्टर साहब? ज्यादा रहती है, बिल्कुल है। और बाकी इसमें लगभग यदि बीमारी आ भी जाती है 2 या 3 हफ्ते के अंदर पशु जो वायरस का कोरस है वो खत्म हो जाता है, और 2 या 3 हफ्ते में लगभग पशु स्वस्थ भी हो जाता है। और जैसे कि लिटरेचर में या रिपोर्ट में जो मिला है उसमें यही मिला है कि एक बार यदि पशु को ये बीमारी आ जाती है तो जीवन पर्यंत इस बीमारी से उसके अंदर इम्यूनिटी बनी रहती है, और वो बीमारी आने की संभावना भी बहुत कम है। और डॉक्टर साहब, अगर किसी किसान भाई या पशुपालक भाई को पता लगे भी ये जो है आपने जो लक्षण बताए कि गांठें बनना सर से शुरू होकर गर्दन तक गांठें बनती चली जाती हैं, उसको पता लगे लक्षण ये है, तो वो कैसे सैंपल ले ब्लड का, या संपर्क कैसे करे, कैसे उसकी जांच होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यदि पशु के शरीर पर गांठें मिलती हैं या गांठें बनती हैं तो हर गांठें लंपी स्किन डिजीज नहीं है, क्योंकि और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें, एलर्जिक इन्फेक्शन की बात करते हैं, या हम कुछ हमारे हाइपोडर्मा टाइप इन्फेक्शन की बात करते हैं, उसके अंदर भी पशुओं के शरीर में गांठें बन जाती है। कुछ और कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले पशुपालक भाई बिना किसी चिंता के, बिना घबराए ना, और अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय से संपर्क करें। यदि पशु चिकित्सक को लगता है कि लंपी स्किन डिजीज हो सकती है, तो वो पशु के जो ब्लड सैंपल है, खून के सैंपल है, सीरम सैंपल है, या कहीं गांठें हैं तो गांठों के सैंपल है, वो लेके लेबोरेटरी, जो नजदीक की जो लेबोरेटरी है हर जिले में होती है, वहाँ पे भेज सकते हैं। और उसके बाद वो सैंपल हमारे भेजे जाते हैं निषाद भोपाल में, वहाँ पे कंफर्मेशन होती है, उसके बाद वो रिपोर्ट आती है। तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आए डॉक्टर साहब, तो उसके बाद फिर जो समाधान है, जो दवाइयाँ हैं, फिर वो उसका इलाज शुरू किया जाता है। उसके बाद दवाइयाँ, देखो इलाज तो पहले ही जो सिम्टोमेटिक, जो लक्षण के आधार पर ही इलाज पहले शुरू किया जा सकता है जी। जैसे ही लक्षण आते हैं, लक्षण के आधार पर, जैसे मैंने अभी बात भी की थी, लक्षणों के आधार पे ही पशु चिकित्सक है वो उसका इलाज, पशु का इलाज शुरू कर देता है जी। और यदि कंफर्मेशन हो जाती है, तो जैसे अभी हमने सबसे पहले बात की थी कि कंफर्मेशन से पहले ही, जैसे हम हर बीमारी में करते हैं कि रोगग्रस्त जो पशु है उसको अलग कर दें, जिसको बायोसिक्योरिटी मेजर कहते हैं, पशु को अलग कर दिया, उसका खाना पीना है वो अलग कर दिया, ताकि, और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है, यदि पता लग गया कि भी ये बीमारी वहाँ पे है, तो जो पशु को हैंडल कर रहा है, पशु को अटेंड कर रहा है, जो पशुपालक भाई, वो दूसरे पशुओं के संपर्क में न आए, और जब तक उसकी गांठें सूख नहीं जाती जी, तब तक दूसरे पशु के साथ पशु को ना मिलाए जी, ताकि इस बीमारी का जो प्रसार है उसको रोका जा सके। और
बीमारी के बचाव के लिए तो आपने बताया कि डॉक्टर साहब की मच्छरों से साफ सफाई का ध्यान रखना है, मक्खी मच्छर ना हो। अच्छा, साथ में डॉक्टर साहब उधर से गाँव में तो तालाब है, जोड़ है, तो ऐसा पशु अगर पता लगे तो ये भी हमें ध्यान रखना है उसको जोड़ में। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। ये पॉइंट बड़ा मतलब जरूरी है। यदि पशु हमारा बीमार है और पशु के त्वचा पर गांठें हमें मिलती हैं जी, उसका कंफर्मेशन बीमारी का सैंपल लिए जाते हैं, कंफर्मेशन होती है। उससे पहले भी देखो, कोई भी बीमारी हो, यदि हमें गांठें दिखाई देती है तो हमें उस पशु को जो जोड़ में ले जाते हैं हम गाँवों में, वो ना लेके जाएं पानी पिलाने के लिए या नहलाने के लिए। और कई बार क्या है, कई गाँवों में चारागाह होती है जहाँ पे चराने के लिए पशु को लेके जाते हैं, तो वहाँ भी उस पशु को ना लेके जाएं। यदि वो पशु स्वस्थ पशु के साथ मिलेगा तो ये बीमारी तेजी से जो स्वस्थ पशु है उनके अंदर भी फैलेगी। तो पशु को तो आइसोलेशन में ही रखना उसको, जिसमें ये जो संभावना या लक्षण उसके दिखाई देंगे इस तरह। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह से जी डॉक्टर, ये जो रोकथाम के जो उपाय हैं, इनको यदि हमारे पशुपालक साथी थोड़े अच्छे ध्यान से लागू कर लें तो यदि कहीं किसी क्षेत्र में बीमारी है तो उसके प्रसार को रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो ये आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर जसबीर सिंह जी ने जो जानकारी दी कि लंपी जो वायरस है या जो बीमारी है जो राजस्थान और पंजाब से होती हुई हरियाणा में भी आ गई, और हरियाणा की लगभग सभी जिलों में जो बीमारी है गोवंश में खासकर फैलती जान लग रही है। और गोवंश में भी जो देसी गाय हैं उसकी बजाय जो संकर नस्ल की गाय हैं उसमें यह जो समस्या वह ज़्यादा देखी गई है। और जो लक्षण की बात करी डॉक्टर साहब ने कि एक तो जो है पशु बीमार, बुखार हो जाना पशु को, साथ में उसकी त्वचा पर गांठें, खासकर की जो मुंह है, सर है, और उससे फिर गर्दन की तरफ यानी कि बाकी शरीर की तरफ फिर वो गांठें चलना शुरू करता है। और नाक और आँख के जो उसमें से जो है चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाए, और साथ में जो है कई बार तो 2 से 5 हफ्ते तक इसके लक्षण खास दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन एकदम तो अचानक जो है ये रोग नज़र आवा है। तो इस तरह के अगर कोई लक्षण दिखे तो अपने आसपास जो भी पशु पालन विभाग का जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क जरूर करें। और साथ में भाइयों जो बचाव के उपाय है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी नहीं है, मेन जो है किसान भाइयों और जो पशुपालक भाइयों ने जो उसके बचाव के उपाय हैं उस पर ध्यान रखना है। एक तो जो पशु बीमार है, जो लंपी वायरस की जो चपेट में आ गया है, उस पशु ने बाकी सभी पशुओं से अलग करता है। और अगर हम उस पशु के पास जा रहे हैं, उसको चारा दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उसको छू रहे हैं, तो कोशिश करें कि साबुन से अच्छे तरह हाथ धो लें या फिर जो ग्लव्स हैं उसका इस्तेमाल करें। उसी के बाद जो है दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनके पास जाएं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मक्खी मच्छर बिल्कुल भी जो है जो बीमार पशु है उस पर ना बैठने देवें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जो स्प्रे हैं वो करके जो है हम उससे बचाव कर सकें हैं। और अपना जो गाँव में तालाब है, जोड़ है, कोशिश करें कि जो बीमार पशु है उसने जोड़ तक ना जान दें, उसने बिल्कुल अलग रखें, स्वस्थ पशुओं तो अलग रखें। और अगर उसके जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं तो जो माता का दूध है वो भी उबाल कर ही उस बच्चे ने पिलावें ताकि उस तक भी वो संक्रमण ना पहुंचे। तो अगर इन बातों का हम थोड़ा सा ध्यान रखें साफ़ सफाई का, तो ये जो लंपी वायरस की जो बीमारी है ये ज़्यादा अपना जो है पैर नहीं पसार पाओगी और इससे हम बचाव कर पाएंगे। तो ये तो करी बात भाइयों लंपी वायरस के बारे में। और एक कर लें भाइयों चर्चा संकर हाथी घास की बिजाई पर। संकर हाथी घास भाइयों या बाजरे जैसी दिखने वाली घास है, और इसकी जो इसने जो वनस्पतिक संवर्धन द्वारा इसने बढ़ा सके हैं, और यह सारा साल हरा चारा हमने देवा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर जो चारा हमने गर्मी के महीनों में यानी कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक इसका जो हमने चारा है वो खूब मिला है। और इसमें ना तो कोई बीमारी लाग दी ना कोई कीड़ा लागदा, एक जो है साफ़ सुथरा चारा हमने मिल जाए। और किस्म की बात करें तो नेपियर बाजरा संकर 21 यह घास की सबसे बढ़िया पैदावार देने वाली किस्म है। और रोपाई का जो समय है और साथ में जो इसकी रोपाई हमने करनी है उसका तरीका की है। तो एक तो भाइयों जो जड़ और जो तने हैं उसके टुकड़े हम इसने उगा सके हैं। और 50 सेंटीमीटर लंबी जड़ ने 2 से 3 गांठ आड़ी लगभग 11,000 टुकड़े हम ले लें, और 1 एकड़ के हिसाब से 11,000 टुकड़े पर्याप्त होंगे।
और टुकड़े का आधा हिस्सा तो ज़मीन तो ऊपर रखा है, इनकी हवा में रखा है, और आधा हिस्सा ज़मीन में इनकी मिट्टी के नीचे दबा दें। और कतार तक कतार के बीच का फासला रखा है भाइयों 75 सेंटीमीटर, और पौधे तो पौधे का फासला रखा है 60 सेंटीमीटर का। और जो इसकी बुआई का समय है वो है मार्च से सितंबर तक का, यानी कि जो गर्मी का मौसम है वो उसकी रुपाई खातर सब तो बढ़िया मौसम है। और अगर मानसून के समय में इनकी जो चल रहा है जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस समय में बोओ तो बहुत लाभदेव है। बात करें खाद की तो भाइयों पहले साल तो रुपाई तो पहला 20 गाड़ी गोबर की गली सड़ी खाद 1 एकड़ के हिसाब से जरूर देवें, और हर कटाई के बाद 12 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर देवें। और दूसरे साल भाइयों हर कटाई के बाद लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ के हिसाब से प्राप्त होगी। और हर कटाई के बाद और खाद देने से पहला फसल की अड़ता जुताई जरूर करें, और मिट्टी ने ढीली और बुरबुरी बनाकर उसमें जो घास फूस है उसने भी ख़त्म कर दें। और पानी की बात करें तो भाइयों पानी में इसमें जो है थोड़ा जल्दी जल्दी अपना पानी देना पड़ेगा। और गर्मी और सूखे के महीने में तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर भाइयों सिंचाई जरूर करनी है। और बारिश के मौसम में अगर ज़मीन पर पानी ज़्यादा ठहरे तो उस पानी को निकालने का भी हमने प्रबंध करना है। यह तो बात करी भाइयों संक्रांति घास की बिजाई पे। और इब करवाओ भाइयों का मनोरंजन, सुनायो लोग। आजा जगत में दोबारा मोरे बरज बिहारी, ले ले जन्म दोबारा। भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ले ले जन्म दोबारा। जग सुना लागे दुखी फिरे सारे नरना, दुखी फिरे सारे नरना। गीता का उपदेश तेरा वो, गीता का उपदेश तेरा वो याद करे से बारंबार, याद करे से बारंबार। मुरली की धुन फेर सुना जा, ला जा एक पर फेरा। भगवान कृष्ण मुरारी, ले ले जन्म दोबारा। भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ले ले जन्म दोबारा। देखे बाट तेरी दिन रात, देखे बाट तेरी दिन रात। कड़ गया मारा बरज बिहारी, कड़ गया मारा बरज बिहारी। या है चिंता दिन और रात, या है चिंता दिन और रात। जमुना के तट दर्शन लागे कर देने पो बारा। भगवान कृष्ण मुरारी, ले ले जन्म दोबारा। भगवान कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ले ले
मुरारी भगवान कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी भगवान कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी भगवान कृष्ण मुरारी। यो तो सुना भाइयों ने लोकगीत और फिल्म थी छैल गेल्या जांगी। और भाइयों ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि उद्यमिता क्षेत्र पे, और साथ में आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे सब्जियों की नर्सरी तैयार करने में सावधानियों पे। और भाइयों मौसम की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रदेश में कुछ एक क्षेत्रों में जो है बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। और भाइयों एक जानकारी साझा करें भाइयों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय जो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 जो भारत के प्रयासों से पूरे विश्व में मनाया जाएगा, तो मोटे अनाज, खासकर जो मोटे अनाज है, वैसे तो अपने भारतवर्ष में जो है कई तरह के अनाज उगाए जाए हैं और इनमें मोटे अनाज भी शामिल हैं। और मोटे अनाजों में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मुंडवा है, सावक है, कोदो है, कुटकी है, कंगनी है, चिन्ना है। तो इस तरह के हम कई सारे जो है मोटे अनाज उगाए हैं। और मोटे जो अनाज है अगर उन हम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। क्यों? क्योंकि भाइयों मोटे अनाज जो है पोषक तत्वों से भरे पड़े हैं और ख़ासकर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो मोटे अनाजों में भरपूर है। मोटे अनाजों में गेहूँ और चावल की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन है, फाइबर इसमें ज़्यादा है, लोह तत्व इसमें ज़्यादा है, जिंक इसमें ज़्यादा है, फास्फोरस जो है मोटे अनाजों में ज़्यादा है, जो कि बच्चों और महिलाओं में पोषण की जो कमी है उसने दूर करने के साथ साथ जो है शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी कमी ने भी पूरा करा है। और स्वास्थ्य लाभ के हिसाब से देखा तो भाइयों पेलाग्रा है, एनीमिया है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन की कमी है, इन सब ने जो है मोटे अनाज दूर करा है। इसके अलावा भाइयों मोटापा है, मधुमेह है और हमारी जो जीवन शैली से संबंधित जो कई तरह की बीमारी शरीर में पैदा हो जाए उन सब ने भी समाप्त करण में जो है मोटे अनाज लाभदायक है। और मोटे अनाजों में डाइटरी जो फाइबर है साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा भाइयों एक जानकारी और जो है अपने किसान भाई और पशुपालक भाई उनके साथ साझा करें, और वो है प्राकृतिक खेती के 4 आधार। क्योंकि भारत सरकार जो है प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग पे जो है जोर दे रही है, क्योंकि हमें प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर हम प्रकृति के साथ मेल जोल बना कर रखेंगे तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे। और उसमें पहला सिद्धांत भाइयों खेत में कोई जुताई ना करना, यानी कि ना उसमें कोई जुताई करनी है, ना हमने मिट्टी पलटनी है, ना हमने उसमें हल चलाना है। जो छोटे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में, जैसे केंचुए हैं, छोटे प्राणी हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वही अपने आप जो है मिट्टी ने की जुताई कर दे हैं, मिट्टी ने पलट दे हैं। और प्राकृतिक खेती का जो दूसरा सिद्धांत है वो है किसी भी तरह की खाद या जो रासायनिक उर्वरक है उसका उपयोग ना करना। हरी खाद है, गोबर की खाद है, उसका उपयोग में लेकर आवें। और तीसरा सिद्धांत है भाइयों प्राकृतिक खेती का कि जो निराई गुड़ाई है वो ना करें, ना तो अल्ते ना फिर जो है हम जो शाकनाशी जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करें हैं तो वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी। खरपतवार है उसको हमने पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना है, उसको हमने सिर्फ नियंत्रित करना है। और प्राकृतिक खेती का जो चौथा सिद्धांत है भाइयों वो है कि रसायनों पर हमने बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना है, चाहे वो जोतना है, उर्वरक है और इस तरह की जो दूसरी प्रथाएं हैं वो पौधे की न कमज़ोर बनाव है, मिट्टी न कमज़ोर बनाव है और मिट्टी में जो है नई नई तरह की बीमारी और असंतुलन पैदा करते हैं। इसलिए जो है हमने जो रासायनिक खाद हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। और भाइयों अब चलते चलते बात कर लें थोड़ी सी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या है। तो राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है ये भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित संस्थान है और डेयरी विकास बोर्ड के क्षेत्र जो है वो डेयरी के विकास में यानी कि जो दूध उत्पादन है उसके क्षेत्र में काम कर है। और एक ऐसा संगठन है भाइयों जो देश में जो दूध का उत्पादन है और इसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में जो है सहायक है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो योजना है वो है दुधारू पशुओं की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना, उसमें मदद करना और इस तरह जो दूध की जो तेज़ी से बढ़ती मांग है देश में उसको पूरा करना और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना।
साथ में जो ग्रामीण दूध उत्पादन का जो संगठन है, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं जो दूध उत्पादन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना और उनको नए नए तौर तरीके सिखाना कि किस तरह जो है दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके और किस तरह घर घर तक जो है दूध को वो पहुंचा सके है। और इसकी जो स्थापना थी वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने करी थी, जिन्हें जो है ज़्यादातर जाना जाओ है इंडियाज़ मिल्कमैन के नाम तय। और ये बड़े पैमाने पर जो है उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जो है अमूल की सफलता को पूरे देश में दोहराने के दृष्टिकोण से जो है इस संस्थान की स्थापना करी थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है गुजरात के आणंद में। तो ये बात करी भाइयों हमने डेयरी विकास बोर्ड के बारे में। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों, अब घड़ी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है आगे बढ़ने का, और इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम को यहीं विराम दें और अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।